उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के मुमकिन धरने के खिलाफ दरख्वास्त को तहरीक इंसाफ की तरफ से धरने की इजाजतनामे की दरख्वास्त के साथ यकजा कर दिया। दोनों दरख्वास्तों की समाअत अब एक साथ होगी। पीटीआई के मुमकिन धरने के खिलाफ ताजरों की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की कि हाईवेज और मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए जाएं, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हाईवेज और मोटरवेज को बंद कर देंगे तो कारोबार मुतासिर होगा। ये किसी का हक नहीं है कि वो कह दे कि मोटरवे पर धरना देगा। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने धरना केस में फैसला दिया था कि तमाम जलसे परेड ग्राउंड में होंगे। जो जलसा करना चाह रहे हैं उनका हक है, मगर आम शहरियों के हुकूक भी मुतासिर नहीं होने चाहिए। इस दरख्वास्त को पीटीआई दरख्वास्त के साथ यकजा कर देते हैं। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। इस वक्त फैसल वावडा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कैबिनेट का फैसला मेजॉरिटी के ऊपर होता है, तो कोई कैबिनेट में चीज़ साइन नहीं होती, कैबिनेट अप्रूवल होता है। तो मेजॉरिटी ने जो अप्रूवल दिया उस अप्रूवल के तहत हम भी उसमें शामिल थे। अगर आज आप मुझसे सवाल करेंगे उस वक्त के तहत भी और आज के तहत भी, तो मेरा सवाल यही होगा कि ये बिला वजह एक गलत काम काबीना से करवाया गया, और अब क्योंकि शहजाद अकबर साहब यहाँ मौजूद नहीं हैं, और ये बात काबीना के अंदर ही मैंने मीटिंग में कहा था, अगली मीटिंग में जब मेरा और शहजाद अकबर साहब का झगड़ा हुआ तो मैंने इमरान खान साहब को उस वक्त भी कहा था कि ये मुल्क छोड़ के चला जाएगा। तो मैं तो रिकॉर्ड के अंदर सारी बातें कर रहा हूँ, और मैं तो इमरान खान साहब को उस वक्त भी बचा रहा था कि गलत लोगों के ऊपर ट्रस्ट ना करें, और आज भी वही काम कर रहा हूँ और आगे भी वही काम करता रहूँगा। लेकिन अगर आप उससे टेक्निकलिटीज़ के अंदर पूरी रीजनिंग पूछेंगे तो बिल्कुल पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के ख़जाने को 190 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और यही होती, और मैंने फिर उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि अगर पुराने चेयरमैन की वीडियो लीक को अगर इन्वेस्टिगेट कर लेती नैब तो ये बड़े आसान होते केसेस सॉल्व करना। तो मेरे ख्याल से मैंने ब्रैकेट्स बहुत कुछ कह दिए। कोई सवाल है ये आप लोग से? देखिए जी, मैं कुछ हफ्तों पहले चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन से मेरी महीनों पहले मुलाकात हुई थी, और मैंने उनको उस वक्त भी कहा था कि ये आने जाने वाले ओहदे होते हैं, और अल्लाह ताला ने आपको ज़रूर बनाया चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, लेकिन आप इमरान खान साहब के मरून मिन्नत थे, और एक ख़ास बैसाखियों पर, मसनूई बैसाखियों पर आप खड़े हैं। तो मैंने तो अपना टारगेट वहीं लॉक कर दिया था, फायर अभी किया। और अभी एक और आईनी होता है जो एक साजिश के तहत इस्तेमाल हो रहा है, और इमरान खान साहब को शायद उसका इल्म नहीं है क्योंकि वो बहुत भरोसा करते हैं। तो उधर भी मैंने टारगेट सेट किया, अभी लॉक करना और फायर करना बाकी है। ये बता दें कि 90 मिलियन पाउंड का फ़ायदा दिया, उसमें इमरान खान को क्या फ़ायदा हुआ और शहजाद अकबर को क्या फ़ायदा हुआ? देखिए जी, जिस कंपनी का ताल्लुक़ है 190 मिलियन पाउंड से, वो कारोबारी शख्सियत है और मैं भी कारोबारी हूँ। अगर मुझे 100 रुपये का फ़ायदा होगा तो मैं 5-10 रुपये तो दूंगा ना मैं मुफ्त में किसी का रवादार हूँ, ना कोई मुफ्त में मेरे लिए काम करेगा। तो शहजाद अकबर के केस के अंदर तो कोई पे ऑर्डर तो है नहीं, ना कत्ल की वीडियो होती है। इस मुल्क का अजीब अलमिया है कि कहते हैं। फैसल वावडा की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, असद उमर ने कहा कि नवाज और जरदारी खानदान ने आवाम की बेहतरी के लिए कभी काम नहीं किया। इमरान खान की जद्दोजहद का मकसद गरीब आदमी को इंसाफ दिलाना है। वो खुशाब में लॉन्ग मार्च से खिताब कर रहे थे। इमरान खान की सारी जद्दोजहद जो है वो यही है कि किस तरीके से एक आम आदमी को पाकिस्तान में खुशहाल किया जाए, और आम आदमी उस वक्त तक पाकिस्तान में खुशहाल नहीं हो सकता जब तक आम आदमी के पास फैसला करने का इख्तियार ना हो। ये नहीं हो सकता कि ऊपर सारे अरबपति वडेरे बैठे हुए हों और हम ये उम्मीद करें कि वो ऐसे फैसले करेंगे कि आम आदमी की जिंदगी बेहतर होगी। खान ने जो इनकलाब लेकर आया है वो इनकलाब ही लेकर आया है। खुशाब में हकीकी आज़ादी मार्च के इस्तकबालिया में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर पुलिस के साथ तकरार करते हुए लड़खड़ा कर गिर गए।
तकरार कारकुनों को स्टेज से दूर रखने पर हुई। तहरीक इंसाफ के आज़ादी मार्च के लिए खुशाब किलारी अड्डा पर इस्तकबालिया का एहतमाम किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर स्टेज पर आए तो कारकुनों को स्टेज से दूर रखने पर बरहम हो गए। इस मामले पर पुलिस के साथ उनकी तकरार हुई। इसी दौरान वो तवाज़ुन बरकरार न रख पाए और स्टेज पर गिर गए। असद उमर स्टेज पर गिरने के बाद भी पुलिस से तकरार में मसरूफ रहे। वज़ीराबाद वाक़े पर पंजाब हुकूमत की बनाई गई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पर वफाक ने एतराज़ात उठा दिए। ज़राए का कहना है कि महकमा दाखिला पंजाब ने वफाक के एतराज़ात को दुरुस्त मानते हुए नज़रसानी का मशवरा दे दिया। वफाकी हुकूमत ने वज़ीराबाद वाक़े पर पंजाब हुकूमत की बनाई गई JIT पर एतराज़ उठाया और इंटेलिजेंस इदारों की नुमाइंदगी न होने की निशानदही की। ज़राए का कहना है कि महकमा दाखिला पंजाब ने एतराज़ को तस्लीम करते हुए मशवरा दिया कि इंटेलिजेंस इदारों को शामिल किया जाना चाहिए, वरना ये पंजाब के अफसरों की टीम कहलाएगी। सूबाई हुकूमत और मुशीर बराए दाखिला उमर सरफराज चीमा ने वफाक के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। अब वफाक के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुश्तमिल मुरासले को सूबाई सब कैबिनेट कमेटी बराए अमन व अमान के इजलास में रखने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा कि हम शहबाज शरीफ की तरह ढोल नहीं पीटते। शहबाज शरीफ को प्रोटोकॉल का शौक था। सैलाब ज़दा इलाकों में खूब प्रोटोकॉल लिया। शहबाज शरीफ ने 1 रुपया भी नहीं दिया। शहबाज शरीफ की तरह ढोल ज़्यादा हमने नहीं पीटा। और आप हैरान होंगे, मैं जब वर्ल्ड बैंक वाले पूछते हैं मुझे फेडरल गवर्नमेंट ने कह दी, मैं उनको कहता हूँ ऐसे करके ना 0। शहबाज शरीफ सिर्फ गया जाके फ़ोटो खिंचाई है। प्रोटोकॉल का मैंने कहा था उसको शौक है, सब दे प्रोटोकॉल। चीफ सेक्रेटरी साहब भी चले गए, अब तो हो रहा वैसे ही वो चले गए। इसका क्या फ़ायदा है ये खाली हम फ़ोटो बनवाने का, जब काम ही नहीं करना। सूबे को अच्छा ऑफिसर भी नहीं देना और सूबे की हेल्प भी नहीं करनी। और अब आपको बताएं कि दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ में इंकशाफ पर बड़ी कार्रवाई। डिप्टी कमिश्नर मोटियारी अदनान रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन पुलिस ने DC हाउस मोटियारी पर छापा मारकर अदनान रशीद को गिरफ्तार किया। दुनिया न्यूज़ के मोतबर प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ में इंकशाफ किया गया था कि डिप्टी कमिश्नर मोटियारी अदनान रशीद और असिस्टेंट कमिश्नर न्यू सईदाबाद मंसूर अब्बासी ने हैदराबाद सखर मोटरवे मंसूबे के फंड्स में मुबैना तौर पर $2.25 अरब का घपला किया। उन पर इल्ज़ाम है कि NHA की जानिब से मंसूबे की ज़मीन की खरीदारी के लिए $4 अरब में से $2.25 अरब ओपन चेक्स के जरिए बैंक से निकालकर आपस में बांटे गए। चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल अहमद राजपूत की जानिब से कराई गई इंक्वायरी में माली बेज़ाब्तियों की तस्दीक हुई। डिप्टी कमिश्नर मोटियारी अदनान रशीद को गिरफ्तार करके ज़मीन की खरीदारी का रिकॉर्ड एंटी करप्शन पुलिस ने कब्जे में ले लिया। मुबैना फ्रॉड में मुलव्वस असिस्टेंट कमिश्नर न्यू सईदाबाद मंसूर अब्बासी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गए। पंजाब हुकूमत ने ऑरेंज ट्रेन के लिए किलोमीटर्स के हिसाब से किराया तय कर दिया है। पंजाब काबीना ने ऑरेंज ट्रेन के नए किराएनामे की मंजूरी दे दी। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन का 4 किलोमीटर तक किराया ₹20 होगा, जबकि 5 से 8 किलोमीटर तक का किराया ₹25 होगा। इसी तरह ट्रेन का 9 से 12 किलोमीटर तक किराया ₹30 मुकर्रर किया गया है। 13 से 16 किलोमीटर तक किराया 35 और 16 से 27 किलोमीटर आखिरी स्टॉप तक का किराया ₹40 होगा। नया किरायानामा तवक्को की जा रही है कि ऑरेंज ट्रेन पर मुसाफिरों की तादाद बढ़ाएगा और लाहौर की सड़कों पर चलने वाले मोटरसाइकिल रिक्शों की तादाद में कमी से ट्रैफिक का दबाव कम होगा। तवानाई बहरान में कमी के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा कदम। माहिरीन और सरमायाकारों की आमादगी के बाद थरकोल से गैस बनाने के लिए पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार करके वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। सिंध के वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ अहमद शेख ने थरकोल से गैस की पैदावार के लिए वफाकी हुकूमत को ख़त लिखा है। वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख का कहना है कि थर के कोयले से गैस और फ्यूल की पैदावार मुमकिन है। वफाकी हुकूमत थरकोल गैसिफिकेशन पॉलिसी की फौरी मंजूरी दे। थर के कोयले से पैदा होने वाली बिजली पहले ही नेशनल ग्रिड में शामिल की जा रही है। माहिरीन थर के कोयले से गैस फ्यूल की पैदावार पर रिपोर्ट दे चुके हैं। गैस पैदावार के लिए सरमायाकारों ने भी राब्ते किए हैं। गैस और फ्यूल की पैदावार से पाकिस्तान सालाना अरबों डॉलर्स का ज़र मुबादला बचा सकेगा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से सैलाब मुतासरीन सूबे और वफाक की महाजराई में फंस गए। 19 अजला के मुतासरीन 3 माह से सूबाई हुकूमत से माली इमदाद के मुंतज़िर हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक से बिजली के खालिस मुनाफे की मद में 120 अरब रुपये न मिलने का शिकवा करके बरिउज़ ज़िम्मा हो गई। मज़ीद पेशावर से आबिद हमीद की रिपोर्ट में।
خیبر پختونخوا میں سیلاب نے تباہی پھیر دی. بارش اور سیلاب سے 19 اضلاع متاثر ہوئے. 6 اضلاع میں سیلابی ریلوں نے تو جیسے صفحہ ہستے پر موجود ہر شے ہی تہس نہس کر دی. سوات، دیائی خان، ٹانگ، چارسدہ، چترال اور دیر سب سے زیادہ متاثر ہوئے. صوبائی حکومت کی رپورٹ کے مطابق سیلاب سے مجموعی طور پر 125 ارب روپے کے قریب نقصان ہوا ہے. سرکاری املاک کو نقصان کا تخمینہ 100 ارب روپے سے زائد، نجی املاک کو نقصان کا اندازہ 18 سے 19 ارب روپے لگایا گیا. انسانی جانوں کا ناقابل تلافی نقصان بھی ہوا. حکومتی اعداد و شمار کے مطابق سڑکوں اور پلوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوا، جس کا تخمینہ 63 ارب روپے سے زائد ہے. پاور سیکٹر میں 11.5 ارب جبکہ تعلیمی شعبے میں نقصان 8.3 ارب روپے ہے. لوکل گورنمنٹ کے نقصان کا تخمینہ 6.7 ارب روپے ہے. آبنوشی میں 22 ارب روپے کا نقصان ہوا. سیلاب سے 1,07,000 ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا، جس سے نقصان کا اندازہ 16 ارب روپے لگایا گیا ہے. صوبائی حکومت کی جانب سے سروے مکمل تو کر لیے، لیکن خالی خزانے کی وجہ سے نقصانات کا ازالہ ممکن نہیں. وفاق کے ذمہ صوبے کے 120 ارب روپے واجب الادا ہیں، جس کی وجہ سے صوبے کو مالی مشکلات کا سامنا ہے. ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے اپنے پیسے نہیں مل رہے. سپورٹ تو الگ کی دور کی بات ہے، اپنے جو ہمارے واجبات ہیں وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ ہمیں ادا نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے ہمیں فائنینشیل کرنچ میں ہے. ڈیزاسٹر انشورنس فنڈ بنانے کی تجویز بھی زیر غور ہے، جس کے لیے صوبائی حکومت 40 ارب روپے اپنے ذرائع سے پیدا کرے گی. سیلاب متاثرین میں امدادی رقوم بینک آف خیبر کے ذریعے تقسیم کی جا رہی ہیں. پی ڈی ایم اے کے مطابق اب تک صوبائی حکومت کی طرف سے 3 ارب 70 کروڑ روپے ملے ہیں، جن میں سے 1 ارب 70 کروڑ روپے سے زائد متاثرین میں تقسیم کیے جا چکے ہیں. وزیر اعلیٰ ریلیف فنڈز میں 1 ارب 1 کروڑ روپے کی رقم جمع ہوئی ہے. جہاں بحق افراد کے بیشتر لواحقین کو معاوضے تو دیے جا چکے ہیں، لیکن جن کے گھر مکمل یا جزوی تباہ ہوئے ان کے لیے ابھی تک ایک خطیر رقم درکار ہے. 8 لاکھ روپے فوتگی پہ اس مانسون میں، 2 لاکھ روپے زخمی کو، جس کا گھر فلی ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس کو 4 لاکھ روپے فلی ڈیمیج ہاؤس کے لیے، جس کا گھر پارشلی ڈیمیج ہو تو اس کو 1,60,000 روپے ملتے ہیں. موسم سرما شروع ہو چکا اور سیلاب متاثرین اب تک حکومتی امداد کے منتظر ہیں. وفاق اور صوبائی حکومت کے درمیان تنازع جلد حل ہوتا نظر نہیں آتا، اس لیے سیلاب متاثرین کو بھی جلد کوئی مدد ملتی دکھائی نہیں دیتی. بہت نقصان ہوا ہے ہمارا، لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی ایسی امداد نہیں ملی ہے جن سے ہم جو نقصانات ہوئے وہ پوری کر سکے. حکومت نے بس بندہ بیچ دیا، پٹواری صاحب بیچ دیا، بقایا ایسے اور لوگ بیچ دیا، بس صرف پام پل کر دے گا اور چلی جائے. ابھی تک تو کوئی چیز کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارے کیا حالات ہیں. سڑکوں اور پلوں کی بحالی بھی وزیر اعلیٰ محمود خان کی حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے. خیبر پختونخوا حکومت وفاق کے علاوہ بین الاقوامی اداروں سے بھی 70 ارب روپے حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، جس میں یقیناً طویل عرصہ لگ سکتا ہے. کیمرامین ناصر نعیم کے ساتھ عابد امید، دنیا نیوز، چارسدہ. کراچی ایکسپو سینٹر میں ہونے والی دفاعی نمائش میں الخالد ٹینک آنے والوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. حکام کے مطابق الخالد ٹینک کو پہلے زیادہ جدید طرز پر بنایا گیا ہے. نمائش کے شرکاء ٹینک کے ساتھ تصاویر بھی بنوا رہے ہیں. مزید جانتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے شعیب بخاری سے. کراچی کے ایکسپو سینٹر میں یہاں پر دفاعی نمائش آئیڈیاز 2022 کا 11ویں ایڈیشن کا آغاز آج جو ہے وہ وزٹرز کی آمد اور اس کے ساتھ ساتھ فورن ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اور میں اس وقت موجود ہوں الخالد ٹینک 1 جو کہ بہت ہی مشہور ہے، ہر آنکھ کا تارا ہے. اور الخالد ٹینک جو ہے وہ مختلف بارڈرز پر ٹریننگز کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایسکلیشنز جب ہوتی ہیں بارڈرز پر تب یہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اس کی خاص بات اس بار، کیونکہ یہ نیا ایڈیشن ہے، اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ڈیجیٹلائزڈ ہو چکا ہے. بڑی خوبصورت اور بڑا ہی دیکھنے میں ہی پرجوش اور بڑا خوبصورت دکھائی دے رہا ہے. اس کو ساتھ ساتھ حکام کا یہ بتانا ہے کہ یہ مکمل طور پر اس کو ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے. اندر سے اس کا سسٹم جو جیسے پہلے مینول ہوتا تھا، لیکن اس بار جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے، یعنی کمپیوٹرائز سسٹم اندر مکمل طور پر اس کو جو ہے وہ کمپیوٹرائز کیا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی ہر آنکھ کو جو ہے وہ بھا رہی ہے اور ہر شخص یہاں پر جو ہے وہ آ کر یہاں کھڑا ہو جاتا ہے. اور تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر پکچرز بھی نکالی جا رہی ہیں. وزٹرز یہاں پر آتے ہیں، مختلف یہاں پر ٹینکس موجود ہیں، مختلف یہاں پر جہاز بھی موجود ہیں اور دیگر دفاعی جو ہے وہ ساز و سامان جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ الخالد کی اگر بات کی جائے تو الخالد جو ہے وہ ہر آنکھ کو جو ہے وہ بھا رہا ہے. جی
अहम खबर है, इमरान खान के जमान पार्क में सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। कहा कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर हुकूमती हल्के घबराहट का शिकार और दस्तों गिरेबां हैं। इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात, एहतसाब और उस्मान बुज़दार को ना हटाने पर हुए। इमरान खान ने कहा कि 100% यकीन है कि मुझ पर स्नाइपर्स ने फायरिंग की। FIR के दर्ज ना होने पर परवेज़ इलाही जिम्मेदार नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, बताएगा क्या गुफ्तगू की है आज इमरान खान ने? आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज ज़मान पार्क में अपनी रिहाइशगाह पर सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की और मुल्की मामलात पर खुलकर गुफ्तगू की। इमरान खान का कहना था कि आर्मी चीफ की तकर्री के मामले पर हुकूमती हल्के जो हैं वो आपस में दस्तो गिरेबान हैं और घबराहट का शिकार हैं। यही वजह है कि उनसे कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री पर हमारी पॉलिसी जो है वो बड़ी वाज़ेह है, हम देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी पर गामज़न है। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी के बाद जेलों में बाकी लोग भी जो रह गए हैं उनको भी जेलों से निकालकर इस मुशावरत के अमल में शरीक कर लिया जाए, क्योंकि इस वक्त वो लोग ऐवान इक़्तिदार में बैठे हैं जो मुख्तलिफ करप्शन के केसेस में मुलव्वस है, जिनको जेलों में होना चाहिए वो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। इमरान खान ने यह भी बताया कि उनके जो इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात क्यों कर पैदा हुए थे, तो उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके जो इख्तलाफात है वो एहतसाब और उस्मान बुज़दार को पंजाब की वज़ारत आला से ना हटाने के मामले पर पैदा हुए। अगर हम उस्मान बुज़दार को पंजाब में हटाते तो खदशा था कि हमारी पंजाब में हुकूमत गिर जाती। इमरान खान ने यह भी वाज़ेह किया कि एस्टेब्लिशमेंट और हमारी हुकूमत की जो खारजा महाज था उस पर हम सेम पेज पर थे, कोई इख्तलाफ नहीं था और हमारी एक पॉलिसी थी। इमरान खान ने यह भी बताया कि दौरा रूस से वापसी पर उनके इख्तलाफात जो है वो एस्टेब्लिशमेंट में से बढ़े और उसमें शिद्दत आई और उन्होंने अपने ऊपर होने वाले हमले की तफसीलात बताते हुए कहा कि उन्हें 100% यकीन है कि स्नाइपर ने ही उन पर हमला किया, उन पर फायरिंग की है और सदका यकीन है कि फायरिंग करने वाले एक से ज़्यादा अफराद थे। इमरान खान ने यह भी कहा कि JIT ने काम शुरू कर दिया है, अब जो तहकीकात में हक़ाइक़ सामने आकर रहेंगे और हमारा मौक़िफ़ जो है वो यकीनन इस JIT की रिपोर्ट के नतीजे में विंडिकेट होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरात बढ़ रहे हैं और मईशत ठीक नहीं हो रही। इन हुक्मरानों से अब मईशत ठीक होने का एक ही आसरा है और वो ओवरसीज पाकिस्तानी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुबादला के ज़खायर बेचते हैं तो फिर ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया।